हिंदी सीखें बहुत क्या हम आपको यहाँ आज हिंदी का एक विशेष टॉपिक है संधि। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संधि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें 2 से 4 प्रश्न आए, चाहे हिंदी व्याख्याता का हो, सेकंड ग्रेड हिंदी का हो, अध्यापक की परीक्षा हो, उपनिरीक्षक पुलिस की परीक्षा हो, पटवारी की हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ हिंदी विषय को शामिल किया गया है, वहाँ संधि का टॉपिक आता है। तो आज हम संधि की बात करेंगे। देखिए, संधि शब्द का अर्थ क्या है? वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को संधि कहते हैं। देखिए, संधि के लिए ये जरूरी है कि जब वर्णों का मेल हो तो वहां ध्वनि में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे अगर हम 2 वर्ण मिलाते हैं क और ल, और ये हो गया कल, या 2 वर्ण मिलाते हैं, ये वर्ण हो गया क, तो ये संधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें ध्वनि विकार नहीं। देखिए, हम एक और उदाहरण लेते हैं, अधिकार, और इसको मिला के लिखेंगे, ये अनधिकार शब्द बनेगा। यहां भी ध्वनि विकार नहीं है, तो ध्वनि विकार नहीं है तो ये संधि नहीं है। ये क्या है? केवल संयोग। संयोग से भी शब्द बन सकते हैं, तो इसलिए ये संधि में नहीं आएगा। जबकि ये देखिए, पुनः धन अवलोकन, यहां विसर्ग का र होता है और ये पुनरवलोकन, ये शब्द बनेगा। इसमें संधि है क्योंकि यहां ध्वनि परिवर्तन हुआ है, संधि। ऐसे ही आप देखिए, एक वर्ण है री और एक है न, और ये मिलकर बनते हैं ऋण। इसका मतलब यहाँ ध्वनि विकार है और ये संधि है। तो इसका मतलब जब 2 वर्ण मिलें और उनमें कोई ध्वनि विकार हो जाए तो संधि है, और अगर ध्वनि विकार नहीं होता है तो वह संधि नहीं है। जैसे और उदाहरण अपन देख सकते हैं। अब जैसे आप और शब्द देखें तो देखिए, एक शब्द है प्रति और धन एक। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो प्रत्येक बनता है, ध्वनि विकार हुआ है तो यहाँ संधि है। लेकिन यदि प्रति में और दिन मिलाते हैं और ये शब्द बनता है प्रति धन दिन से प्रतिदिन, यहाँ संधि नहीं है। तो इसका मतलब है जहां वर्णों के मेल से ध्वनि विकार होगा वहीं संधि होगी। तो ये बात थी संधि की परिभाषा। अब बात आती है संधि के भेद। भेद में देखिए, संधि के 3 भेद किए जाते हैं। संधि के भेद की बात करेंगे तो संधि के 3 भेद हैं, और ये तीनों भेद संस्कृत में भी प्रचलित हैं और हिंदी में भी प्रचलित हैं। संधि के 3 भेदों में देखिए आप, पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। देखिए, आप पहचान के लिए ये समझ लें कि जब 2 स्वर मिलते हैं, 2 स्वर मिलते हैं तो उनमें जो परिवर्तन होता है उससे स्वर संधि बनते हैं। यहाँ एक व्यंजन है, प्रथम व्यंजन है, और व्यंजन का मेल चाहे स्वर से हो और चाहे व्यंजन से हो तो वो व्यंजन संधि कहलाएगी। और यहाँ विसर्ग होगा, और विसर्ग का मेल चाहे स्वर से हो और चाहे व्यंजन से हो, वो व्यंजन संधि होगा। आप देखिए, उदाहरण दे सकते हैं कि यहाँ रमाधन ईश है, रमाधन ईश में माँ पर आ है और ई पर ईश है, और ये मिलकर बना रमेश। क्यों? क्योंकि आ और ई मिलके ए हो जाता है, तो ये यहाँ, तो ये स्वर संधि है।
इसी तरह विद्या धन आलय, तो विद्या में बड़ा आ है और आलय में बड़ा आ है, ये मिलके विद्यालय बने और यहां भी संधि होगी। देखिए प्रेरणा धन आस्पद, प्रेरणा पर आ है या आ है और मिलकर बन गया प्रेरणास्पद, और ये देखिए ये संधि कौन सी संधि हो गई, स्वर। व्यंजन में क्या है, पहला पद व्यंजन होगा। देखिए उत धन लेख है तो व्यंजन की पहचान नहीं होती है तो उसके नीचे हलंत होता है, उसमें कोई स्वर नहीं है। यहाँ हमने विद्या में प्रेरणा में ये हमने स्वर माने क्योंकि आ थे, यहाँ हलंत है तब पर, तो इसका मतलब ये व्यंजन है, और इसका संधि होने पर ता का ला हो गया उल्लेख, और ये व्यंजन संधि है। आप ऐसे व्यंजन संधि में दे सकते हो जगत धन ईस। अब देखिए यहाँ क्या था, व्यंजन था ला और यहाँ स्वर आ गया, चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, व्यंजन के बाद वो संधि कौन सी रहेगी, व्यंजन। अब देखिए ये हो जाएगा तब बदल जाएगा द में। अब कैसे बदलता है ये हम बाद में नियम में देखेंगे। तीसरी बात आती है विसर्ग की। विसर्ग में देखिए आप पहले पद के साथ विसर्ग आएगा और फिर बाद में कोई स्वर हो चाहे व्यंजन हो। अब यहाँ देखिए गुण आया है तो गुण में गा क्या है, व्यंजन है। इसके अलावा यहाँ स्वर भी आ सकता है, ने धन अपरा, तो ये विसर्ग का लोप होगा और वो रा बनेगा ले ग प रा ध। ये क्या हो गया, पहला पद विसर्ग है, पहला पद व्यंजन है, या विसर्ग है तो विसर्ग संधि, व्यंजन है तो व्यंजन संधि, और दोनों पद यहाँ दोनों स्वर होने चाहिए। यहाँ दोनों स्वर हो, दोनों व्यंजन होना जरूरी नहीं है और यहाँ दोनों विसर्ग होना जरूरी नहीं, लेकिन स्वर के लिए ये जरूरी है कि वो दोनों ही पद में स्वर हों, चाहे वो स्वर किसी हमें दिखाई नहीं दे रहे। रमा में लग रहा है कि माँ पर आ का स्वर है और इसमें ई स्वर है। अब बात देखते हैं कि इनके पहचान कैसे करें जिससे हमें पता लग जाए। सबसे पहले है संधि का पहचानना। पहचान करने के लिए अब उससे पहले हम ये समझ लें कि केवल स्वर संधि एक ऐसी संधि है जिसमें 5 भेद होते हैं, बाकी व्यंजन में कोई भेद नहीं है। व्यंजन का एक और विसर्गकारी एक ही रूप है। तो देखिए व्यंजन स्वर संधि में कौन से 5 भेद होते हैं। एक होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी होती है वृद्धि संधि, चौथी होती है यण संधि और 5वीं होती है अयाल संधि। स्वर संधियों के 5 भेद हैं, 5 पहचानने हैं। व्यंजन के कई तमाम नियम है और उनमें केवल हमें व्यंजन ही बताना है और विसर्ग के भी 4-5 नियम है, हमको विसर्ग बताना। अब बात आती है दीर्घ कब होगी। देखो पहचानना कितना आसान। अगर 2 वर्ण मिलने पर बड़े हो जाए, बड़े का मतलब है बड़ा आ हो जाए, बड़ी ई हो जाए और बड़ी ऊ हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ दीर्घ संधि है। गुण में क्या है, अगर 2 स्वर मिलने पर ए हो जाए या ओ हो जाए या अर हो जाए तो समझ लेना वहाँ गुण संधि है। अगर इनमें थोड़ी सी वृद्धि हो जाए यानी ऐ हो और औ हो तो समझ लेना वहाँ वृद्धि संधि है। यहाँ यवर, अगर यवर बनते हैं तो इसका मतलब है या से, वा से और आ से पहले कोई आधा वर्ण आ रहा हो तो यण संधि है। और यहाँ अय, आय, अव और आब बनते हों तो समझ लेना वहां अयाल संधि। ये बात स्वर संधि पर लागू हो रही है। अब देखो एक एक करके हम देखें, ऐसे एक एक करके देखें तो सबसे पहले दीर्घ की बात आएगी। देखिए दीर्घ संधि में क्या है, आपने दीर्घ में पढ़ा कि हमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दिखाई दे। अब देखिए हम एक शब्द लिख रहे हैं धर्मात्मा, तो धर्मा में बड़ा आ है, यहाँ तोड़ेंगे तो क्या होगा, धर्म धन आत्मा। मानवाधिकार,
मानवाधिकार को जब तोड़ोगे तो आपको आ दिख रहा है बड़ा। देखिए ये कहां से तोड़ेंगे, यहाँ सार्थक शब्द होंगे वहीं से तोड़ेंगे। तो मानव धन अधिकार, तो हम बड़ा आ देखते ही समझ गए कि यहाँ कौन सी संधि है, दीर्घ। दूसरी बात आती है बड़ी ई। देखें जैसे बड़ी ई देखते हैं परीक्षा, देखिए री बड़ी ई है तो परे धन इच्छा। बड़ी ई देखते ही हम कह देंगे, बड़ा आ देखते ही हमने कह दिया दीर्घ है। ऐसे ही नदीस, तो बड़ी ई है नदी की तो नदी धन ईस। ये बात दीर्घ संधि के अंतर्गत है कि हमें बड़ा आ दिख गया तो हमने दीर्घ कह दी, बड़ी ई दिख गई तो। ऐसे ही बड़ा ऊ दिखता है, जैसे बधूत सब, बधूत सब में बधू धन उत्सव। अब ये हम आपको बाद में बताएंगे कि ये बड़ा आ कैसे बनता है। दो समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं, इसलिए वो दीर्घ संधि। अब वो चाहे ई हो तो दीर्घ, चाहे उ हो तो दीर्घ। अब देखिए भानु धन उदय, इसमें ये भी हो सकता है कि दोनों छोटे हों, एक बड़ा एक छोटा हो या दोनों बड़े हों। तो भानुदय का भी क्या हो गया, भानुदय। तो ये आप देख रहे हैं कि अगर हम पहचान के लिए, पहला ये पहचान है हमारी कि यदि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो तो दीर्घ संधि होगी। ऐसे देखो हजारों शब्द हैं, सैकड़ों शब्द हैं, जिनमें आप देखते जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ इनमें बड़ा आ है तो बड़ी संधि है। अब बड़ी संधि का ना दीर्घ संधि है। हिमालय आ गया, देवालय आ गया, स्नानागार आ गया, सतीश ई आगे बढ़ी, महीष ई आगे बढ़ी। तो इनमें सब क्या है, बड़ी ई देखें, बड़ा आ देखें, बड़ा आ देखें, बड़ा आ देखें, या वधूल्लास बड़ा ऊ हो गया। तो बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा ओ, सॉरी बड़ा आ, ये तीन कंडीशन बनती हैं। तो पहचान में आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यहाँ पर दीर्घ संधि। अब हम दूसरी बात करते हैं, वो करते हैं गुण संधि की। गुण संधि की पहचान करने के लिए हमें, हमारे पास क्या है कि देखिए गुण संधि में जो नए स्वर बनते हैं वो बनते हैं ए और ओ। गुण में ए और ओ के अलावा एक कंडीशन और बनती है अर की। अब देखिए ए में देखें, ओ में देखें और अर में देखें। तो ए में देखें नरेंद्र, सुरेंद्र, गजेंद्र, हरेंद्र, महेंद्र, राघवेंद्र, सत्येंद्र, गणेश, नरेश, सुरेश, महेश। सब में क्या दिख रही है, ए ए ए ए ए। तो आपको ए देखते ही अगर कहीं नया स्वर ए बनता है तो आपको बोलना है कि वहां गुण संधि है। दूसरी बात ओ, देखिए ओ कहां बनता है, जैसे महोत्सव, धनोपार्जन, विद्यालयोत्सव या वार्षिकोत्सव, महोदय। इन शब्दों में आपको दिखाई दे रहा है ओ देखते ही आपको ये लगना चाहिए कि गुण संधि हो सकती है। अब यहां ये बात और है कि विसर्ग संधि में भी वो आता है, पर वहां विसर्ग संधि में ओ के बाद पूर्ण अर्थ देने वाला कोई शब्द होता है, और देखो यहां नहीं है। यहां ओ के बाद खाली तत्सव का कोई मतलब नहीं होता, तत्सव नहीं होता, ये उत्सव होता है। और दया नहीं होता, ये उदय होता है।
तो इसका मतलब है पार्जन नहीं, ये उपार्जन होता है। तो अगर यह कोई सार्थक शब्द होता है, जैसे कौन से शब्द में देखो वो आने पर भी गुण नहीं होगी, जैसे आप देखो तपोवन, तपोवन में बल सही है, तपोवन में बल सही है, बल शब्द सही है तो समझ लेना ये गुण संधि नहीं है, ये विसर्ग संधि में जाएगा। विसर्ग में बनेगा तपः धन बन। इसका मतलब हमारा ये हो गया कि ओ दो स्थान पे आता है, बनता है, एक तो गुण संधि बनता है और एक विसर्ग। तो इसे कैसे अलग अलग करेंगे, इसको अलग ऐसे करेंगे कि यदि ओ के बाद कोई सार्थक शब्द आ रहा है, वन वल, तो कहेंगे अधोगति, तो गति सही है, गति सही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, विसर्ग संधि। ये तीनों विसर्ग संधि को, तो फिर ये गुण ओ होते हुए भी गुण में नहीं आएगा। अब बात आ रही है अर। अर में क्या है, रा आधा है, आधा है तो ऊपर जाएगा, जैसे महर्षि, ऊपर रा दिखे तो दो कंडीशन हो सकती है। ऊपर रा में विसर्ग भी हो सकता है और गुण भी हो सकता है। तो हम पहले ये डिसाइड करें, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, हिंदी में ऋषि या ऋतु से बन सकता है, शीत ऋतु, शीत धन ऋतु, तो ये बनेगा शीत ऋतु। देखो शिशिर धन ऋतु, ये बनेगा से ऋतु। अर हो गया, अर का मतलब है रा पे आ गया, ऊपर ता चला गया। तो इस तरह से हम गुण की पहचान करते हैं। तो आपको ए, ओ और अर से गुण की पहचान करनी चाहिए। देखिए ये बात थी संधियों के पहचान की। अभी हमने स्वर संधियों के दो भेद पहचान लिए, धीर कैसे पहचानेंगे और गुण कैसे पहचानेंगे। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि वृद्धि, यण और अयादि, इन तीनों की कैसी पहचान करें। शब्द को देखते ही हमें कैसा पता लगेगा कि यहाँ पर दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है या अयादि। इसके लिए देखिए हमारा अगला वीडियो, और इसके लिए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको चैनल पे हमारी वीडियो देखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।